नमस्कार दोस्तों। तो अब हम भी कुछ दिन गुजारेंगे गुजरात में। बहुत सारे लोग गुजरात पहुंच चुके हैं, बहुत सारे पत्रकार, ओपिनियन पोल करने वाले, बहुत सारे विश्लेषक, और लगातार कुछ लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि सब गुजरात पहुंचे तो आप कब पहुंचेंगे। तो आज मैं भी चल पड़ा हूं गुजरात। आप सबको पता ही होगा कि चुनाव वहां 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को है। और गुजरात क्यों अहम है? क्योंकि 2 गुजराती देश को चला रहे हैं। गुजराती नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजराती नंबर 2 मतलब अमित शाह। 2 गुजराती जिनकी राजनीति की शुरुआत गुजरात से हुई, 2 गुजराती जो किसी ज़माने में बहुत अंतरंग थे। संघर्ष के दिनों में गुजराती नंबर 2 स्कूटर चलाते थे, गुजराती नंबर 1 उनके स्कूटर के पीछे बैठकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, संगठन का, संघ का और उन सब का। तो वो 2 गुजराती जो अब देश की सत्ता संभाल रहे हैं, उनकी धड़कन भी बढ़ी है। और गुजरात में चुनाव में क्या होना है उसको लेकर बाकी पार्टियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं। एक चीज़ बदली, तो एक ऐसी स्थिति बनी है कि एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है बाइपोलर चुनाव में। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो इसने चुनाव को एक दिलचस्प एंगल दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ है, लेकिन दावा गुजरात में सत्ता पर काबिज होने की कर रही है। पंजाब में की कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, चेहरा हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। हालांकि बीच में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करके और गुजरात में रैली भी कराए हैं। और अब नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां होनी है। आज ही अखबार में मैं देख रहा हूं कि 16 जिलों की 109 सीटों पर 24 रैलियां करेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री हैं लेकिन 24 रैलियां करेंगे 109 सीटों पर, और उनमें 45 वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछली बार हारी थी। ये चुनाव क्यों अहम है? गुजरात का चुनाव तो हर 5 साल में होता है, क्योंकि अब 2024 का चुनाव अब से 1.5 साल बाद होना है। और अहम ऐसे भी है कि जिस गुजरात की सत्ता पर 27 साल से बीजेपी काबिज रही, बीच के उस दौर को छोड़िए जब शंकर सिंह बघेला ने बगावत की और उसके बाद सरकार में आए, लेकिन बाद में बेदखल हुए और बाहर गए। हालांकि तब भी जीती बीजेपी थी। तो जो बीजेपी लगातार काबिज रही सत्ता पर, उस बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी साख दांव पर है। कहने को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नाम याद है किसी को? नहीं याद होगा शायद। जब तक मैं चुप रहता हूं, आप बीच में कमेंट बॉक्स में सोचिएगा क्या नाम है गुजरात के मुख्यमंत्री का। 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की तरफ प्रस्थान करके दिल्ली आ गए, तो अब से 3 मुख्यमंत्री। तो तीसरे मुख्यमंत्री अभी हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता गुजरात के बाहर। तो चुनाव का मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ही प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर घर घर वोट मांगा जा रहा है, उन्हीं के नाम पर बीजेपी उन्हीं के नाम को भुनाने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ जो दिल्ली में एक माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कुछ ऐसे पत्रकार विश्लेषक जो गुजरात में हैं, कि क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है, किसकी पहुंच ज़्यादा है, या ज़मीन पर कौन मजबूत दिख रहा है, या सत्ता में कौन सत्ता में आता दिख रहा है, या सत्ता में किसी की वापसी दिख रही है, या क्या दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी को एज दिख रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, 99 का फेर अटक गई थी बीजेपी, 77 कांग्रेस को मिली थी। तो बहुत कांटे की टक्कर जैसी स्थिति होते होते भी बीजेपी सत्ता में आई। 182 सीटों की विधानसभा है। इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 125 से ज़्यादा जा सकती है। कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे हैं फ़ोन पर बात करते हुए 135, 40, 45 भी कहने वाले लोग हैं। ओपिनियन पोल जितने हैं, उस ओपिनियन पोल में सबने बीजेपी को क्लियर कट बहुमत दिया है। सी वोटर ने 135 से 43 दिया था अक्टूबर में, फिर 135 से 43 अक्टूबर के 2 ओपिनियन पोल में। नवंबर में सी वोटर ने 131 से 39 दिया। यशवंत देशमुख की कंपनी है। वैसे मैं इंडिया टीवी का देख रहा हूँ, 104 से 119 पहले नवंबर में दिया 2 बार, एक बार 125 से 30 दिया। कांग्रेस को 36 से 44, 46 से 50, ऐसे कुछ 30 से 40 ऐसे ओपिनियन पोल वाले कांग्रेस को दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर अलग अलग राय है, कोई 2 से 4 सीट, कोई 4 से 6 सीट, कोई 12 से 17 सीट। जैसे ओपिनियन पोल सी वोटर का देख रहा हूँ जो आखिरी है 4 नवंबर का, 12 से 17 सीट आम आदमी पार्टी को दिया है। तो अब
ये तरह तरह की राय है, लेकिन एक राय जो ज़्यादातर लोगों की मुझे दिख रही है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। मैं जाने से पहले ये बात कर रहा हूँ, किसी को लगेगा कि आप पहले ही क्यों कर रहे हैं, आप गए नहीं। तो एक और बात, मैं गुजरात 28-29 साल बाद जा रहा हूँ, तो एक तरह से मैं गुजरात के लिए बिल्कुल नया हूँ, लेमैन कह सकते हैं आप। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, मैं उतना ही जानता हूँ जितना दिल्ली से मैं पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, अखबार में, मैगजीन में, किताबों में, बायोग्राफी में, या नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति को समझते हुए। तो गुजरात जाकर इस तरह से चुनावी ज़मीन पर देखना, क्या मुद्दे हैं, क्या वहाँ प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये शायद क्या मैं पहली बार देखूँगा। तो इसलिए मैं एक लर्नर की तरह जा रहा हूँ, एक सीखने समझने की उससे, मेरे पीछे कोई बैगेज नहीं है, कोई जानकारियों का या कोई विश्लेषण का। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए हर चीज़ वहाँ नई होगी, तो मैं समझने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें गुजरात को लेकर कही जाती है, बहुत सारे वो मुद्दे जो 2017 में थे जिसकी वजह से बीजेपी फंसी, वो मुद्दे उस तरह से बीजेपी के खिलाफ आज नहीं है, चाहे पाटीदार आंदोलन हो, चाहे हार्दिक पटेल जैसे चेहरे हो, अल्पेश ठाकुर, वो बीजेपी के पक्ष में गए। पिछली बार 2017 के चुनाव में राहुल गांधी, चाहे वो मंदिर ही जा रहे हों, चाहे राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर बीजेपी कांग्रेस ने उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया। मुझे याद है रणदीप सुरजेवाला का वो बयान कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, सोमनाथ मंदिर भी गए। तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में फ़र्क आया है। क्या आया है? लोग कहते हैं कांग्रेस उस तरह से लड़ती नहीं दिख रही है जैसे 2017 में थी, लोग कहते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ कांग्रेस वाले ट्रोल करने लगे, ये होता है। लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है उसकी एक फितरत है, एक ख़ास बात है, और उसको सीखने समझने की बात है। विपक्षी दलों के लिए पूरी मशीनरी किस ताकत से राज्य तो चुनाव छोड़िए, नगर निगम के चुनाव में भी जुटती है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को राजनीति को अगर बारीकी से देखते होंगे तो लग चुका होगा। तो जाहिर है गुजरात चूँकि अहम है, जैसा कि मैंने कहा, तो गुजरात में पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है, जिसमें अभी मैं देख रहा हूँ आज ही भास्कर में कि अमित शाह की 3 दिन में 10 सभाएँ होनी है। इसमें 50% सीट पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी। राहुल गांधी के बारे में है, भास्कर में ही है, राहुल चुनाव से दूर, शहर छोड़े, गांव में छोटी रैलियों पर फोकस। कांग्रेस के बारे में है कि राहुल ने सिर्फ 2 सभाएं की है, इसमें उन्होंने आदिवासी कार्ड खेला, जो उन्होंने भाषण दिया उसका। आप 2 ही चेहरे जुटे, फोकस रोड शो और डोर टू डोर संपर्क पर। अब इसमें यह भी है कि बीजेपी में बागी चेहरों का चुनाव में उतरना बीजेपी की बेचैनी की वजह है। जो आपने देखा होगा, हिमाचल में 20 ऐसे बागी थे जो हिमाचल के चुनाव में उतर गए थे, उसमें एक बागी कृपाल सिंह परमार फतेहपुर विधानसभा से थे। उन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया था, क्योंकि मोदी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानते थे। यहाँ भी कई सीटों पर बागी चुनाव मैदान में है। अभी कल ही एक खबर आई कि 12 बागी नेताओं को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। कुल मिलाकर 19 बागी नेताओं को सस्पेंड किया जा चुका है, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने का काम किया है। अब बात आती है कि क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है उससे क्या, उसका क्या असर दूरगामी होगा। दूरगामी परिणाम तो कोई भी समझ सकता है कि आप जो जहां से निकले, इसलिए शुरू में 2 गुजराती का, जो आपका गढ़ है, जो गुजरात मॉडल है, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर पूरे देश में चुनाव प्रचार किया, वहां अगर सत्ता हिलती है, ज़मीन खिसकती है, तो जाहिर है सिराजा बिखरेगा। लेकिन क्या बिखरेगा, ये आगे पता चलेगा। मैंने कहा बहुत सारे लोगों का आकलन है कि बीजेपी की वापसी होगी। अब बात है कि गुजरात में जो लोग जानते समझते हैं, जितना पढ़ता समझता रहा हूँ, शहरी गुजरात और ग्रामीण गुजरात 2 तरह से वोटिंग पैटर्न है। शहरी इलाकों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती रही है, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती रही है। और एक और बात, चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी नहीं आएगी, बीजेपी की वापसी होगी, आगे की बात। जितना मैं थोड़ा अगर रिकॉल करने की कोशिश करूं तो शायद गुजरात एकमात्र स्टेट होगा जो जहां 27 साल से एक पार्टी सत्ता से बाहर है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, और उसके बाद भी उस पार्टी का वोट शेयर 35, 36, 37, 41% तक वोट शेयर होता है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 43% था, 43 सत्ता से बाहर थी। उसके पहले ये पिछले चुनाव मतलब 2017, 12 में जाएंगे तो भी 40%, 2007 में जाएंगे तो भी 40%, 39.63, 2002 में जाएंगे तो भी
0.59, मतलब जब मोदी का चरम था, गुजरात में दंगे हो चुके थे, तब भी। ये अलग बात है कि 10% का फासला, 9 से 10% का फासला, बल्कि पिछले चुनाव को देखें तो 7% का फासला बीजेपी और कांग्रेस में रहा है, और वहीं गेम हो जाता है, कांग्रेस पीछे होती है, बीजेपी आगे होती है। अब ये देखना है कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है पिछले चुनाव में अगर देखें तो जो मैंने कहा लगभग 43%, लेकिन जो 39 से 43% वोट हर बुरे हाल में भी कांग्रेस को मिला है। अब ये आकलन है कि उनमें, उस वोट में एक टूट-फूट बड़े पैमाने पर हो सकती है अगर आम आदमी को कामयाबी मिलती है, वोट शेयर के तौर पर बोल रहा हूँ, सीट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। सीट को लेकर बहुत तरह के अनुमान हैं, कुछ लोग ऐसा कहने वाले भी हैं कि हो सकता है 10-15% वोट मिल जाए, सीट 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले या ना मिले, तरह तरह के आकलन लोग कर रहे हैं। मेरा अभी कुछ नहीं है, इसलिए ये जो मैं इधर उधर से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी वो किसका काटेगी। बहुत विश्लेषक बोल रहे हैं कि ज़्यादातर वोट, 70% के आसपास वोट वो कांग्रेस का कटेगा, 70, 75, 80% जो भी है। शहरी इलाकों में कुछ वोट बीजेपी के कटेंगे, क्योंकि शहरी में बीजेपी ज़्यादा है। जैसे सूरत, अब सूरत में जो सीटें हैं, 16 सीटें हैं, उसमें 14 सीटें बीजेपी की है, 2 कांग्रेस जीती थी। सूरत शहरी इलाके में जो लोकल बॉडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली थी। एक आकलन है कि वहाँ हो सकता है बीजेपी का भी वोट कटे, फिर भी कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का अगर देखेंगे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी से नाराज़ वोटर कहाँ जाएगा अगर उसके पास 2 विकल्प है, तो ये है कि उसमें बहुत जगह डेंट लग सकता है। आम आदमी पार्टी को अगर वोट मिलता है, आम आदमी पार्टी कामयाबी पाती है। तो अब बात आती है, 4 हिस्से में गुजरात है, उसको लेकर भी पैटर्न जो गुजरात के हैं, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र वो इलाके हैं जहां कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती रही है। इसके अलावा उत्तर गुजरात में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती रही है। पहले दौर में सौराष्ट्र के इलाके में वोटिंग है 1 तारीख को। मैं आज रात तक अहमदाबाद पहुंचूंगा, सड़क मार्ग से निकला हूं, और उसके बाद फिर कल राजकोट और बाकी इलाकों में रहूँगा। अब सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात, जहां कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन लगातार किया है, बीजेपी का जोर उन इलाकों में ज़्यादा है ताकि बीजेपी अपनी टैली बढ़ा सके, 99 की टैली को बढ़ा सके। मोरबी की घटना भी हुई, राजकोट से कुछ ही दूर है। आपको पता होगा कि मोरबी में 135-36 लोगों की जान चली गई, 50 बच्चे मर गए एक केबल ब्रिज टूटने से। और उसके बाद भी मोरबी का जो मुख्य गुनाहगार है, ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल, आज भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज़ाद घूम रहा है। 4-6 मजदूर, क्लर्क, बुकिंग क्लर्क और जो काउंटर पर बैठने वाले लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लिए गए। लेकिन मोरबी में क्या होगा? मोरबी वो इलाका है जो कांग्रेस के विधायक वहाँ रहे, 3 सीट है मोरबी ज़िले में, हर सीट पर वहाँ कांग्रेस जीती थी। इस बार मोरबी में क्या होता है, क्या वो मुद्दा है? हालांकि राजकोट में बीजेपी को कामयाबी, 2017 की अगर बात करेंगे तो मोरबी की 3 सीटें 3 की 3 गई कांग्रेस को, अमरेली में 5 की 5 गई कांग्रेस को, गिर सोमनाथ में 4 की 4 गई कांग्रेस को, ऐसे ही अरावली और बाकी, मतलब वो इलाके हैं जहाँ बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ और बीजेपी कांग्रेस से कमज़ोर पड़ी, कांग्रेस भारी पड़ी। अब बीजेपी की कोशिश वही है कि उस डेंट को कैसे भरपाई करें, तो वो देखने की बात है। उन इलाकों में भी घूमूंगा, देखूंगा, एक उसको भी समझने की कोशिश करूंगा। गुजरात मॉडल, जब गुजरात मॉडल कहते हैं तो दरअसल गुजरात मॉडल है क्या, और लोग कैसे देखते हैं गुजरात मॉडल को? अभी भी तस्वीरें दिखती है सौराष्ट्र इलाके में और उत्तर गुजरात के कुछ इलाकों में कि पानी की किल्लत है, जो टैंकर आते हैं सुबह, उससे लोग लाइन में लग के पानी पीते हैं, और कुछ शिक्षा की दिक्कत है, स्कूलों की दिक्कत है। वो बहुत सारे आंकड़े मैंने पढ़े हैं, बहुत सारा डेटा देखा है, वो भी समझने की कोशिश करूँगा कि क्या गुजरात मॉडल को लेकर जो देश भर में खामख्याली बनी, एक बहुत बड़ा गुब्बारा फूला है, क्या वहाँ वैसे ही है या वहाँ लोगों की कुछ शिकायतें हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और शिकायतें होंगी, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, जब 40%, 42% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है। लेकिन फिर अंत में क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर। वोट कितने भी खिलाफ पड़े, जैसे लोग जोड़ने लगते हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं कि कितना भी हो, मोदी को लोकसभा में वोट तो 37% मिला, इसका मतलब 63% लोग मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है,
63% खिलाफ होंगे, वो बिखरे हुए हैं। मुद्दा यह है कि सत्ता में काबिज कौन हो जाता है 300 से ज़्यादा सीटें लेकर। यहाँ भी किसको सीटें मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि 125 से ज़्यादा बीजेपी को मिल सकती है, 135-40 भी मिल सकती है, मुझे तो 150 कहने वाले भी लोग हैं। फिर वो आंकड़ा है 1985 का, जब माधव सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और तब 149 का आंकड़ा था। कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, जब उन्होंने 4 बिरादरी को मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाया था। वो स्थिति अब नहीं है, बिखरी, सब अलग अलग बिरादरी समाज के वोटर अलग अलग तरफ गए। कुछ बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग किया और 27 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी किलेबंदी की। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है कि बीजेपी 127 का वो आंकड़ा पार कर ले जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में बीजेपी को कामयाबी मिली? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी देखने की बात है। तो ये सब जो भी होगा देखेंगे, और उसके बाद आपसे बात करते रहेंगे, दिखाता रहूँगा। और हमारे सहयोगी हैं बगल में, इनका नाम है उपेंद्र, ये आईएमसी के छात्र हैं। आप लोगों ने हो सकता है यूपी चुनाव में भी इन्हें देखा होगा। इन्हें भी ले जा रहे हैं, हम लोग साथ घूमेंगे। और ये कैमरा ज़रा घुमा देता हूँ, ये सामने हमारे कैमरा पर्सन हैं, करण सिंह इनका नाम है, ये हमारे चालक हैं। ये पहले संतोष मौर्य साहब थे, ये नए चालक हैं। और ये हम लोग अब जा रहे हैं। अब इसके बाद ये सिर्फ रास्ते का वीडियो था, कुछ खाना वाना खाते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। कुछ आपको भी कहना है? नहीं सर, मुझे कुछ। अरे कह दीजिए कुछ आप भी, मतलब ऐसा क्या है? नहीं, गुजरात पहुँच के कहा जाएगा। जब गुजरात पहुँच के कहा जाएगा? जी। क्यों? पहले भी कुछ कह दीजिए आप भी। जो कहना था आपने कह दिया। हैं? जो कहना था आपने कह दिया। चलिए, और केजरीवाल बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाकर चुनाव में रैलियों में कह चुके हैं जो मुद्दे बहुत ही वोटर को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। चाहे 1000 रुपया महीना देने की बात हो, चाहे तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, चाहे फ्री बिजली, चूँकि फ्री बिजली का मामला दिल्ली में बहुत कारगर हुआ। लेकिन जो माहौल 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले बना था, क्या वो माहौल वोट तक उस तरह से बना रहेगा, वोटिंग तक? और केजरीवाल को क्या इतना फ़ायदा पहुंचाएगा? इसमें अभी शक है। शक, इस फ़ायदा मतलब चूँकि वो दावा सरकार में आने का करते हैं। एक भी आदमी मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो कहे आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। और सरकार नहीं बनेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बड़े दावे जानबूझकर करते हैं। उन्हें भी पता होता है कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन दावे इसलिए करते हैं ताकि उनके जो मतदाता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका मोरल बूस्टअप रहे, उनमें हौसला रहे। लेकिन उस दावे से अगर केजरीवाल को सीटें कुछ ऐसी मिल गई ज़्यादा, तो किसको नुकसान, किसको फ़ायदा, वहाँ विश्लेषण और सवाल वहाँ है। और क्या केजरीवाल जो कहते हैं कुछ लोग कि केजरीवाल को सीट इतनी मिल सकती है मुख्य विपक्षी, मुझे इसमें भी संदेह है। जितना मैं दिल्ली से समझ पाया, नंबर 2 कांग्रेस ही रहेगी, नंबर 3 आम आदमी पार्टी रहेगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चलिए जो भी होगा। आपको क्या लगता है उसका? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं सही। अरे भाई, आपकी भी कोई राय है कि नहीं है? राय है कि चलिए, तुम्हारा सड़क है, हम लोग जा रहे हैं। अब उसके बाद उदयपुर होते हुए हम लोग रात तक पहुँचेंगे और फिर जो होगा वो दिखाएंगे। नमस्कार।